कह रहे थे लोग कि जब वैसी से लोग भाग के गए थे 4 विधायक, तो कहा जा रहा था कि चारों को मंत्रालय मिलेगा, लेकिन एक को मिला है। लोग कह रहे हैं 3 को झुंझुना मिला है और कुछ नहीं। तो सही है, 3 को झुंझुना मिला है तो झुंझुना बजाएं, उनको भी तो पता चले कि गद्दारी करने का जो फल होता है वो क्या होता है। बीजेपी सरकार जो विधायक खरीदने में इतने ड्रामे करती थी, इतनी खरीदो फरोख्त करती थी, उसको देखो कल के लौंडे को, तेजस्वी को उसने सीएम ही खरीद डाला। ओवैसी साहब के साथ जाते तो चारों को मंत्रालय मिलता। अब अनाथ मिस्कीन वो है ना कि कटी हुई पतंग है, कहीं पे भी जाकर गिर जाए। तो जब आप अपना अस्तित्व खोकर जाते हैं तो आपको इज्जत नहीं मिलती। अगर उत्तर प्रदेश में देखा था, बिहार में देखा था, लोग मशीनें लूट लूट के भाग रहे थे, किस तरह स्ट्रांग रूम को लूटा जा रहा था। अगर वो सब नहीं हुआ और तमाम पार्टियां एकजुट होकर अपने अपने ठिकानों पर डटी नहीं, तो इस बार गुजरात जो है वो बीजेपी के हलक से तमाम पार्टियां खींच लाएंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं R24 न्यूज। मैं आपके साथ राशिद कमाल, हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट एमएन रिजवी हैं। इनसे बातचीत करेंगे जिस तरह से बिहार में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है उसके बाद से जो कयास लगाया जा रहा था कि मंत्रिमंडल में जो जिसकी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के हिसाब से, संख्या बल के हिसाब से मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। लेकिन जिस तरह से 5 मुस्लिम विधायकों को मंत्री बनाया गया है, तमाम लोग तंज कस रहे हैं। जो है कुछ लोगों को मंत्रालय, आपदा प्रबंधक मंत्रालय मिला है, जो शहनवाज है एमआईएम पार्टी से आए थे। लेकिन वहीं बीजेपी कह रही है कि जो है एमवाई की पार्टी है, मुस्लिम और यादव की पार्टी है, इसमें जो है अपर कास्ट को कोई संख्या नहीं मिला है। एमन जी से बात करेंगे। एमन, किस देख रही है? पहला सवाल यही है कि ओवैसी साहब के जो विधायक थे 4 गए थे, 1 को मंत्रालय मिला है, 4 को नहीं मिला, किस तरह से देख रही है? नहीं तो एक बात बताइएगा, 4 गद्दारी करके जा रहे हैं, दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, बेशक मुसलमान हैं, तो क्या सबको मंत्रालय मिलेगा? अगर हर इंसान ये कहे कि नहीं हमें मंत्रालय मिलेगा तो फिर तो ये तो गलत हो जाएगा ना। फिर तो आप विधायक थोड़ी रहे, फिर तो विधायक की जगह मंत्रालय वाली सीट होगा करेगी जिसको आप जीत कर आएंगे। और जिस तरह आप कह रहे बीजेपी कटाश कर रही है कि उच्च कोटि वालों को कुछ नहीं मिला, स्वर्ण जाति वालों को कुछ नहीं मिला, हाय बावलो तुमसे तो आज़ादी लेके वो बेचारे उस तरफ आए। तुमने जो 80-20 का खेला खेल रखा है वहाँ पर, तुम वहाँ पर दलितों की नहीं सुनते, तुम बिहार में मुसलमानों की नहीं सुनते, तुम बिहार में आदिवासियों की नहीं सुनते, तुम वहाँ नक्सलियों की नहीं सुनते। तो तुमसे निजात पाने के लिए तो ये पार्टी बनी है, यादवों की पार्टी, इसमें भी तुम्हें घुसा ले तो फिर क्यों? लेकिन मैम, जिस तरह से कहा जा रहा है, कह रहे थे लोग कि जब वैसी से लोग भाग के गए थे 4 विधायक, तो कहा जा रहा था कि चारों को मंत्रालय मिलेगा, लेकिन 1 को मिला है। लोग कह रहे हैं 3 को झुंझुना मिला है और कुछ नहीं। तो सही है, 3 को झुंझुना मिला है तो झुंझुना बजाएं, उनको भी तो पता चले कि गद्दारी करने का जो फल होता है वो क्या होता है। भाई गद्दारी करके इसलिए तो भागे थे ना ओवैसी साहब। भाई आपको जो वोट दिया था वो मीम पार्टी के लोगों ने दिया था। वहाँ पर AIMIM ने बड़ी मेहनत करी थी, जो वहाँ पर 5 विधायक जीते थे, और आप 4 वहाँ पर चले गए। अरे अगर करना ही था, गठबंधन करना ही था, मुसलमानों को साथ लेके वाकई ही चलना था, तेजस्वी यादव को, तो बात करते ओवैसी साहब से बात करते, उसको बाकायदा कोऑर्डिनेट करके उन 4 मेंबरों को ओवैसी साहब की पार्टी के साथ शामिल करते ना, हो सकता था फिर चारों को मंत्रालय मिल जाता। अगर पार्टी का उनके ऊपर ठप्पा होता, अनाथ मिस्किन लोगों को तो यही होता, लॉलीपॉप और झुंझुना ही पकड़ाया जाता है। लोग कह रहे हैं कि जो है कि अगर वो अभी सरकार में होते, वैसी के साथ होते तो ज़्यादा फायदेमंद होता। आपको क्या लग रहा है? आपकी भी पकड़ है? मैंने भी तो यही कहा कि अगर वो ओवैसी साहब के साथ जाते तो चारों को मंत्रालय मिलता। अब अनाथ मिस्कीन वो है ना कि कटी हुई पतंग है, कहीं पे भी जाकर गिर जाए। तो जब आप अपना अस्तित्व खोकर जाते हैं तो आपको इज्जत नहीं मिलती। अगर आप एक वकार के साथ, एक पार्टी के साथ, बाकी मुसलमानों के रहनुमा के साथ वहाँ पर जाके शामिल होते तो आपको चारों को बड़े बड़े मंत्रालय मिल सकते थे, उम्मीद थी और इज्जत भी मिलती। अब आप खुद ही कह रहे हो कि 1 को मंत्रालय मिला, 3 को झुंझुना मिल गया, तो 3 झुंझुना बजाते रहो। क्या हमने जो गद्दारी करी है उसके जो झुंझुने हो 4 साल तक, 5 साल तक बजाते रहो। लेकिन मैम, जिस तरह से कहा जा रहा है कि MOI समीकरण चल रहा है, मुसलमान जो है A to Z, तेजस्वी यादव कहते थे कि A to Z की पार्टी है, लेकिन जो भाजपा कह रही है कि बस मुसलमान और यादव को ज़्यादा मंत्रालय मिला है, तो ये 2 ही लोगों की पार्टी है। नहीं तो बीजेपी को तो बोलने के कटाश करने की बीमारी है ना, क्योंकि इनके हाथ से तो सत्ता चली गई। इनके तो फरिश्तों को भी नहीं पता था कि बिहार हमारे हाथ से निकल जाएगा। ये पूरे भारत में DP बदलने का खेल चल रहा था, DP बदलो, तिरंगा लाओ, घर घर तिरंगा, हर हर तिरंगा। तो बिहार ने दिखाया कि हम DP नहीं बदलेंगे, हम तुम्हें ही बदल डालेंगे, हम सरकार बदल डालेंगे। बिहार ने वहाँ पर दिखा। बिहार के साथ पता ट्रेजेडी क्या है? बिहार का जो विधायक है वो बिक नहीं सकता, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो बिहार ही आएगा और बिहार की जो जनता है वो दौड़ा दौड़ा उसको मार देगी। वो दूसरी
स्टेट का तो नहीं है कि उत्तर प्रदेश का विधायक बिक जाए, मध्य प्रदेश का बिक जाए, महाराष्ट्र का बिक जाए, दिल्ली का बिक जाए, हरियाणा का बिक जाए, पंजाब का बिक जाए। सब जगह के विधायक MP बिक सकते होंगे, लेकिन बिहार का विधायक बिक ही नहीं सकता, क्योंकि उसका जुड़ाव जनता से रहता है। जनता उसको माफ़ नहीं करेगी, कहीं ना कहीं उसकी फैमिली को मारेगी, उसको मारेगी, अगली बार उसको इस लायक नहीं छोड़ेगी कि चुने। तो बिहार में मैंने पहले भी शायद आपके चैनल से बोला कि बिहार में जो नेताओं को सम्मान देती है वहाँ की जनता, वो एक तरह से भगवान बना के रखती है, उनको पूजती है, एक सेलिब्रिटी वाला उनको मकाम देती है। अगर यही विधायक उसके साथ गद्दारी करते तो वही जनता उनको वहाँ पर दौड़ा दौड़ा कर मारती है। बिहार में कुछ नहीं है, 12 करोड़ की आबादी में 8 करोड़ जो वहाँ पर लोग हैं वो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनका विधायक गद्दारी करे, बीजेपी के साथ चले जाए, दूसरी पार्टी के साथ चले जाए। तो बिहार के बारे में वाकई ये है कि बिहार की जो जनता है ना, वो दिल से अपना नेता चुनती है, दिल से अपने नेता को लेकर आती है और सर आंखों पर बिठाती है। लेकिन अगर वही नेता गद्दारी कर दे तो उसको दौड़ा दौड़ा कर मारती है। नीतीश कुमार ने जब बीजेपी के साथ सत्ता बनाई और बीजेपी उनके गले पे चाकू लगाने लग गई, उनको गिराने लग गई, उनको खरीदने लग गई, और जिस तरह नीतीश कुमार ने वहां पर देखा कि अग्निवीर के नाम पर जिस तरह अग्निपुत्र बन के बिहार में एक बर्बादियां लगी, 16 ट्रेनें जला दी गई, जिस तरह वहां पर युवकों ने कह दिया कि हमें ठेकेदारी, हमें दलाली पे फौज बर्दाश्त नहीं है, तो नीतीश कुमार तेज समझ गए कि यहाँ की जो पब्लिक है वो कहीं नहीं चाहती कि वो बीजेपी के साथ सरकार बना। उनको ये भी पता था कि एक नाथ शिंदे यहाँ पर पैदा होने वाला है, तो नीतीश कुमार ने सरकार गिरा के फौरन तेजस्वी से जाकर गठबंधन कर लिया। और अब लोग तो मीम यही बना रहे हैं कि ये बीजेपी सरकार जो विधायक खरीदने में इतने ड्रामे करती थी, इतनी खरीदो फरोख्त करती थी, उसको देखो कल के लौंडे को, तेजस्वी को उसने CM ही खरीद डाला। ये मीम बनना है भाई। लेकिन मैम जिस तरह से भाजपा कह रही है कि जो धोखाधड़ी हुई है कि अब जंगल राज की वापसी हो गई, सुशासन की सरकार चल रही थी, अब जंगल राज आ गया है। नहीं, तो ये तो बहुत 420 लोग हैं। अगर ये गद्दारी करें तो चाणक्य नहीं थी, ये पंजाब की सरकार गिराएं, ये मध्य प्रदेश की सरकार गिराएं, ये महाराष्ट्र की सरकार गिराएं, ये राजस्थान पे नजरें गड़ाएं, तो वहां पर चाणक्य नीति कहलाती है कि तुम दूसरी सरकार को बनी बनाई को गिरा रहे हो। लेकिन जब तुम्हारे साथ ये खेला हो जाए तो तुम ये कहो कि जंगल रास्ता, ये रास्ता, दलाल रास्ता, यादवों ने ये कर दिया, हिंदुओं ने कर दिया, हिंदू खतरे में आ गया, मुसलमान भारत को बेच के खा जाएंगे, मुसलमानों को बिहार में बहुत बड़े पद मिल गए। तो ये पार्टी जो है ना सिर्फ बड़बोली पार्टी है, सिर्फ ये ट्विटर पे जाकर अपनी भड़ास निकाल सकती है। सही मायनों में बीजेपी के साथ जो खेला बिहार में खेला गया ना, और ये एक मॉडल दिया है, बिहार ने एक मॉडल दिया और कहा है कि देखो हम बिहारी जो गरीब मजलूम, हमारे यहाँ का नौजवान जो 8,000 के लिए कहीं पंजाब में नौकरी कर रहा है, दिल्ली में कर रहा है, बॉम्बे में कर रहा है, हम वही बिहार है कि अगर हम चाहें बात हमारी प्रतिष्ठा पे आए तो हम सरकारें यूं 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 बदल देते हैं। तो वहाँ पर मॉडल सेट हुआ और बिहार की वजह से आप देखिए कि बहुत सारी स्टेट वाले जो है ना वो अलर्ट हो गए जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है। और आप देखो कि बीजेपी की हर जगह जो सरकार है वो गठबंधन के साथ है, अकेली कहीं नहीं बनी इसकी। अब आपको शायद नहीं पता हो कि 3 दिन से महाराष्ट्र में हलचल है, एक नाथ शिंदे के साथ जो लेके विधायक भागा था वो आपस में फूट डल चुकी है। वहां पर किसी भी महिला को मंत्रालय नहीं दिया गया, सब के सब ये कह रहे हैं हमारा तो उद्धव ठाकरे अच्छे थे। यानी वहां पर भी गद्दारी का बुगल बच चुका है। गद्दारों के साथ वही गद्दार जो उद्धव ठाकरे के साथ गद्दारी कर आए थे उनको रियलाइज होना शुरू हो गया कि हमसे गलती हो गई और कहीं ना कहीं वो उद्धव ठाकरे के पास कम बैक करेंगे। लेकिन मैम जिस तरह से बिहार की बात हुई, लेकिन गुजरात की तैयारी जो है असुद्दीन ओवैसी हो या केजरीवाल हो, तमाम लोग जो तैयारी शुरू कर दिए, क्या लग रहा है कि इस बार जो है मोदी का गढ़ जो है गुजरात में लोग कुछ कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल कर पाएंगे अगर EVM को छेड़ा ना जाए और गुंडों को छोड़ा ना जाए। जैसे आपने देखा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के नाम पर गुजरात की जेलों से बलात्कारियों को निजात दी जा रही है, छोड़ा जा रहा है, क्रिमिनल को, लुटेरों को, डकैतों को, फ्रॉडियों को जेलों से छोड़ा जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है जाओ भाई गुजरात का मॉडल सेट करो, यहाँ की अवाम को डराओ, चाहे वो गुजराती हो चाहे वो मुसलमान हो, कोई भी उसको डराओ। तो कहीं ना कहीं मोदी का जो नैरेटिव है, बीजेपी का नैरेटिव, वो फेल होता चला रहा है क्योंकि गुजरात में इस बार जो है वो आप पार्टी ने भी पंजे गाड़ दिए, बहुत अच्छे से पंजे गाड़ दिए। केजरीवाल की पार्टी वहां पर स्टैंड हो रही है और दूसरी तरफ आप देखिए कि ओवैसी साहब भी वहां पहुंच गए, कांग्रेस भी मेहनत कर ही रही है। तो इस बार गुजरात जीतना मोदी जी बहुत ऐसा लग रहा है कि बड़ा मुश्किल होगा वहां पर आप अपनी प्रतिष्ठा बचा पाएं, क्योंकि सबसे पहले तो आपने वही मॉडल दिया था, वहीं से नफरत की खेती करी थी, वहीं मुसलमानों का कत्ले आम करा था, वहीं गोदरा कांड करके आपने जो हजारों मुसलमानों का नरसंहार करवाया था। तो गुजरात इस बार इंशाल्लाह बीजेपी को डिसऑन करेगा। लेकिन मैम जिस तरह से आप गोधरा की बात की, तो वहाँ जो पार्षदों की सीट है वो तमाम जो वैसी की पार्टी ने जीती है, तो लोग को कयास लगा रहे हैं जो आपके तरह राजनीतिक विश्लेषक है कि जो है अच्छा प्रदर्शन कर सकती है वहाँ पे वैसी की पार्टी। हाँ, अगर बिल्कुल सही चला, मैं आपसे ये तो कह रही हूँ कि अगर वाकई सारी चीज़ें अनुकूल चली और कहीं बेमानियाँ नहीं हुई, EVM नहीं लूटी, तमाम जिस तरह आपने उत्तर प्रदेश में देखा था, बिहार में देखा था, लोग मशीनें लूट के भाग रहे थे,
किस तरह स्ट्रांग रूम को लूटा जा रहा था, अगर वो सब नहीं हुआ और तमाम पार्टियां एकजुट होकर अपने अपने ठिकानों पर डटी नहीं, तो इस बार गुजरात जो है वो बीजेपी के हलक से तमाम पार्टियां खींच लाएंगी और हो सकता है कि इस बार गुजरात में भी गठबंधन की सरकार बने। मैम आखिरी सवाल लेंगे, जिससे भाजपा के नेता कह रहे हैं अगर हिंदू जाग गए तो मुसलमानों के लिए दिक्कत हो जाएगी, इस बयान को आप किस तरह देख रही हैं? हाँ देखो, मैं तो पहले तुमसे कह रही हूँ कि जो पार्टी है नशेड़ी गंजेड़ियों की पार्टी है, सारे अंटा कफील हैं, वफाओं की पैदाइश है। और ये बीजेपी का नेता खुद कह रहा है कि अगर हिंदू जागे, वो खुद कह रहा है कि तमाम जो मतलब इनकी नॉलेज में हिंदू है, जो इनके साथ हिंदू है, जो इनके साथ कदम से कदम मिला के नफरत की ठोकताल चल रहे हैं, वो सारे सारे गांजा लेके अफीम लेके गुफाओं में पड़े हुए चिल्लम चोरी कर रहे हैं। तो ये उन हिंदुओं को जगाने की बात कर रहे हैं कि अगर हम नशे में से जाग गए तो हो सकता है कि भारत में मुसलमानों का रहना दूभर हो जाए। उनका मतलब ये कि शायद कि हम मुसलमानों को सही से अभी डरा नहीं पा रहे, अभी हम नशे में हैं। तो ये जाहिल लोग हैं, पागल लोग हैं जो डरा रहे हैं। आप खुद देखो जितने प्रोटेस्ट चल रहे हैं, आप केजरीवाल को देखो, केजरीवाल क्या मुसलमान है जिसकी ऐसी तैसी मार रखी है? सत्येंद्र जैन को जेल में डाल रखा है और मनीष सिसोदिया पे तलवार लटक रही है। जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट केजरीवाल की पार्टी पर जुल्म कर रही है। आप महाराष्ट्र में आ जाओ, जिस तरह उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई, क्या उद्धव ठाकरे मुसलमान था? क्या बिहार में आ जाओ, नहीं। तो आप ये बताइए ना, ये जो तमाम पार्टियां हैं, इनके जो रहनुमा हैं या जो चीफ मिनिस्टर हैं, ये तमाम के तमाम नॉन मुस्लिम ही हैं। कोई बनिया है, कोई पंडित है, कोई दलित है, कोई यादव है, वो मुसलमान तो नहीं थे। तो फिर किस मुसलमान को जगाने की बात कर रहे हो? कहाँ पे तुम डरावे दे रहे हो कि हिंदू जाग जाएगा? तो ये जो केजरीवाल है या उद्धव ठाकरे था या नीतीश कुमार था या तेजस्वी था या मध्य प्रदेश के तमाम देख लीजिए, हरियाणा का देखिए, जहाँ पर आप शिकंजा कस रहे हो कांग्रेस पर, आप पार्टी पर, अखिलेश यादव पर, तो क्या ये मुसलमान है? मायावती पर ये मुसलमान है? तो ड्रावा देना बंद करिए। आप ये कहिए कि आप ना तो यादवों को हिंदू मानते हैं, ना आप दलितों को हिंदू मानते हैं, ना आप सरदारों को हिंदू मानते हैं, ना आप आदिवासियों को हिंदू मानते हैं। अगर आप मानते आदिवासियों को हिंदू, तो हमारी जो प्रेसिडेंट बनी है अभी भारत की, द्रौपदी मुर्मू, उनको आप पवित्र ना करते, उनका शुद्धिकरण ना करा जाता, तो इससे ज़्यादा बेइज्जती महिला की क्या होगी कि एक जो प्रेसिडेंट बन चुकी उसका शुद्धिकरण करा गया। क्यों भाई? वो नापाक औरत थी, क्योंकि वो दलित समाज, सॉरी, वो आदिवासी समाज से आती थी, इसलिए इन पंडितों ने बेवकूफ़ बना के उनका शुद्धिकरण कहा। ये कहा कि देख, तू हमारे बराबर में बैठने लायक औरत नहीं है, बेशक तू चाहे राष्ट्रपति बन जाए या राष्ट्रपति बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन तू हमारे बराबर में बैठने लायक औरत नहीं है। तो ये इससे ज़्यादा बेइज्जती क्या होगी कि बीजेपी वाले, ये तमाम आरएसएस की नाजायज़ औलादी जो सावरकर वाले हैं, जो एक तरह के आप कहिए कि भारत का जो पहला आतंकवादी था नाथूराम गौडसे, उसके फॉलोअर हैं, ये अपने आप को हिंदू कहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री तो सावरकर की तारीफ कर रहे, वीर सावरकर ने अहम भूमिका निभाई है आज़ादी की लड़ाई में। मैम नहीं, तो ये देखें ना कि आप बीजेपी जो है, अभी अगर आपको पता हो, आप हिंदुस्तान दिल्ली के इंडिया गेट पर जाएं, इस बार झंडा नहीं फहराया गया। आज देखिए, मोदी जी ने अपने एक बयान में ये कहा कि हम गुलामी की तमाम निशानियों को मिटा देंगे, यानी कहीं ना कहीं इंडिया गेट भी तोड़ने के मूड में हैं। और दूसरी बात, मोदी जी अंग्रेज़ों की बात नहीं करते कि अंग्रेज़ों से हमने किस तरह विजय पाई, हमने अंग्रेज़ों को हराया, क्योंकि उनको पता है कि ना तो बीजेपी ने ना RSS ने कभी अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ने का काम ही नहीं करा। बीजेपी कौन है? RSS की एक पार्टी है, RSS तो निकली है। और RSS कौन है? सावरकर कौन? जिसने कहा कि दलितों पर जुल्म करे, दलितों को मारो और दलितों को मुख्य धारा से बाहर रखो, मुसलमानों को, दलितों को, OBC को वोट मत देने दो। तो ये वो लोग हैं जिनका आज़ादी से कोई लेना देना नहीं। मोदी जी बात करते हैं 800 साल पुरानी, 900 साल पुरानी, तो मोदी जी भारत में जब 850 साल मुगल हुकूमत कर गए, जब भारत को मुस्लिम राष्ट्र नहीं बना पाए, तो तुम कौन से हिंदू राष्ट्र का लोगों को लॉलीपॉप पकड़ा रहे हो और बेवकूफ़ बना रहे हो कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जब यहाँ पर 800 साल हुकूमत करने के बाद मुगल यहीं मर खप गए और मुस्लिम राष्ट्र नहीं बना पाए, बल्कि उनके साथ जितने भी लोग चलते थे, सेनापति होते थे, सिपा सालार होते थे, उनके साथ जो मशवरा देने वाली टीम होती थी, सारे के सारे पंडित होते थे। तो उस जमाने में तो ये मुस्लिम राष्ट्र नहीं बना, तो इस जमाने में तुम क्या लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो? बहुत शुक्रिया बातचीत। शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ अमन रिजवी, जो तमाम मुद्दे बातचीत कर रहे थे। मैम जिस तरह से कर रहे हैं कि बिहार में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, वो जो है बिहारियों ने जो है आवाज़ उठाई और जो है नीतीश कुमार ने उस आवाज़ को समझा और सत्ता परिवर्तन हुआ। वहीं जो मंत्रालय की बात हो रही है, भाजपा आरोप लगा रही है कि जो है MY की पार्टी है, मुसलमान और यादव को मंत्रालय में ज़्यादा हिस्सेदारी मिली है। लेकिन जिस तरह से अमन जी और तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि मुसलमानों को भी उतना हक नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। असुद्दीन वैसे ही लगातार जो है आवाज़ उठा ही रहे थे। अब देखना होगा कि जो बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद गुजरात पे सबकी नज़र है, गुजरात में क्या कुछ होने वाला है। तमाम अपडेट हम आपको चैनल पर दिखाएंगे। बाकी और भी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।